नमस्कार। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान है। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। होम्योपैथी से शुरुआत हुई, होम्योपैथी डॉक्टर से शुरुआत हुई और आज मंत्री हैं यूपी सरकार में, मत्स्य पालन मंत्री। और इन दिनों तो हमने देखा कि घोसी इलेक्शन के बाद में आपका बयान भी वायरल हुआ था लेटेस्ट में, और अभी अभी विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है। उसके बाद से जितने भी एनडीए के दल हैं सारे एक तरीके से लग रहा है कि सब स्ट्रेंथफुल हो गए हैं, वो चीयर मूड में हैं। आज हम इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे और हमारे साथ में हमारे सहयोगी कबूल अहमद जी भी हैं। डॉक्टर संजय निषाद से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, घोसी से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि वही लेटेस्ट है हमारे लिए। तो वैसे महिला बिल भी लेटेस्ट है, किससे शुरू करें? किसी भी से कर सकते हैं। महिला बिल में लेकिन सब कुछ पास हो गया, इसे शुरू करते हैं। महिला बिल के लिए एक चीज़ लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन होना चाहिए, कोटा और फिक्स कर दो, इसके अंदर ये होना चाहिए। तो आपने भी कुछ ऐसा बोला है या क्या किया? आपका क्या स्टैंड है इसमें? निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए क्योंकि जो बैकवर्ड है उसमें बैकवर्ड में एससी भी आता है और ओबीसी भी आता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकवर्ड शब्द है उसमें पहले एससी ही था, बाद में अदर बैकवर्ड आया। क्योंकि अदर बैकवर्ड में भी जब देखा गया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर कि जितना एससी के साक्षर समूह हैं उत्तर प्रदेश में, हम और भी प्रदेश में ऐसे ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का बेसिकली साक्षर जो समूह है उसमें लेदरमैन, सारे फिशरमैन, वाशरमैन सबके हिस्से नहीं रहे। और ओबीसी में जो 27% रिजर्वेशन है उसमें मिल्कमैन ज़्यादा कब्जा है। तो इसके मतलब जो सिद्धांत था कि किसी टोकरी में एक मजबूत घोड़ा, एक कमज़ोर घोड़ा डालो तो मजबूत वाला सारा चना खा जाएगा। मतलब तो उसमें भी रिजर्वेशन में भी कुछ मजबूत हो गए हैं जिनके हाथ में 30 साल सत्ता रही और वो भी कमज़ोरों का हिस्सा खा के मोटे हो गए। तो ऐसे में कोटे में भी कोटा होना चाहिए और कोटे में भी कोटा होना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि जिस वो पैरिटी कैसे आएगी, बराबरी कैसे होगी? निश्चित रूप से जो आज के दिन में हम कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन है, तो आज के दिन में 50% महिलाएं हैं तो उसमें आप 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो 50% में हम कह रहे हैं आज के दिन में जो भी ओबीसी की जातियां हैं उनके हिसाब से अगर हम निषादों का हिस्सा अलग नहीं होगा तो आज के दिन में खत्म हो जाएंगे। कैसे खाएंगे? सबका आखिर खत्म हो गए ना। नौकरी में तो चपरासी भी नहीं है। हमारे लोग किसी भी विभाग में जाते हैं तो खोजते हैं साहब कोई तो बाबू मिल जाता है, तो चपरासी मिल जाता, तो अधिकारी तक नहीं। तो आज के दिन हम खुद ही देख लीजिए, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे लोग नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे लोग आंदोलित हैं उस समय मत्स्य विभाग में भी। हमके अब भाई साहब लोग, हमारे लोग फार्म नहीं, हमारा फार्म रिजेक्ट कर दिया और जो अपने अपने जो जिस जातियों के वहाँ बाबू थे उन्होंने अपना पास कर दिया। निषादों में मछुआ समुदाय का जो आया हुआ अनुदान है वो दूसरे लोग खा रहे हैं। उस पूरा आपने आंदोलन भी चलाया था निषाद समाज के लिए, बहुत सारी मांगे थी उसमें। वो मांगे अभी मतलब किस क्या स्टेटस है, पूरी हो गई वो? देखिए, कहेंगे ना कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है वो राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। तो इतिहास में हम निषाद राज के गौरवशाली इतिहास करते हैं। एक लंबा इतिहास है कि हम अंग्रेजों मुगलों से भी लड़े। एक इतिहास नहीं, करंट में है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय 1949-50 के अनुसार 193 जातियां रोड पर पाइपलाइन में हैं। हम उसमें केवट, मल्ला और राजभर ज्यादा संख्या में। तो हम अंग्रेजों से लड़ने वाले हैं। अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा कि क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, एक बदमाश और डकैत और कतलियों का बेटा बदमाश कर। तो आज के देश को आज़ाद कराने वाले लोगों को पर एक काला धब्बा था। 31 अगस्त 1952 को अगर एक काला धब्बा हटा तो डिनोटिफाइड ट्राइब्स के हिस्से मिलने चाहिए। हम अनुसूचित जाति के भी सूची में मझवार है भाई। लेदरमैन के सारी उपजाति को मिलती है, जैसे उत्तराहा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गिरवार। वाशरमैन की सभी जाति को मिलती है कि रजक बैठा कनौजा को। तो जो राष्ट्रपति ने हमारी गिनती 1961 में हुई थी कि केवट मल्ला भी मझवार है, इसको एक्सेप्ट किया आरजीआई ने। हमारी गिनती 1961 में 70 लाख थी, हमें 7,000 आज के दिन में अभी आज के दिन में कुछ नहीं। मांग की बात छोड़िए, हमारे पास एविडेंस नहीं था, हमारे पास खाली कहानी था, लेकिन उसको एविडेंस इकट्ठा करने में लंबा समय लगा। जब पेश होने लगे तो पता चला फाइल ही गायब है। तो जो फाइल गायब कराने वाली कांग्रेस, उसे हटाओ। जो रोकने
रोकने वाली बसपा हमारे आरक्षण को, उसे सत्ता से हटाओ, जो उलझाने वाली है समाजवादी पार्टी, उसे सत्ता से हटाओ। तो जब किसी चीज़ को लेने के लिए हम जाएंगे तो जो बीच के रोड़े हैं उसे हटाना पड़ेगा। ये हट गए, अब भारतीय जनता पार्टी आसानी से सुनती। अब अगर मुद्दे को, हम वकील हैं, वकालत कर सकते हैं। मैंने अब नड्डा साहब, अमित शाह, प्रधानमंत्री, और जब बड़े भाई हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि धारा 370 हमने खत्म किया, 70 साल लग गया, तो आपको लग रहा है मंदिर बनाया, बीजेपी के साथ निषादों का भला लग रहा है आपको? ये भी तुम्हारा भी काम हो जाएगा। इसके लिए सिस्टम में थोड़ा आपने कहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लेकिन यहाँ पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन तो है। नहीं नहीं, तो अंग्रेजों ने, आज के दिन में राजनीति कुछ है नहीं। राजनीति एक, कहते ना कि पॉलिटिक्स नथिंग एल्स, पॉलिटिक्स ओनली व्हेन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर राजनीति केवल एक अनुभव है, एक अभिभावक है, तो अभिभावक हमने मुगलों को माना, बर्बाद कर दिया। अभिभावक हमने अंग्रेजों को माना, तोप के बदल पर। अभिभावक कांग्रेस को माना, 60 साल तक वो बर्बाद। अभिभावक हमने सपा बसपा को। तो आज अपने समुदाय को अगर पॉलिटिकल गार्ड फादर जी क्लीन चिट है डॉक्टर के बेटे डॉक्टर पे। मुझे लगता है कि संजय निषाद जी ने जो राजनीति खड़ी की और एक आंदोलन में तब्दील किया अपने मूवमेंट को, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आप और आपके बेटे प्रवीण तक सीमित हो जाए तो फिर आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? देखिए, इसमें जैसे हमने अपने समाज को 13 किताबें लिखा, और उनको मैं बताता हूँ कि महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी, सब मारे गए। ये अब हमारा नंबर लगा हुआ, हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये राजनीति में जो ऐसा मत बोलिए। नहीं, अब हमारा बेटा कफन बांध ले, हम दूसरे के बेटे को क्यों मरवाएं? हम अपने बेटे को आगे करें कफन बांधने के लिए कि मेरे बाद वो मरने के लिए तैयार रहे। इसलिए मेरे घर में तय किया कि पहले तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वकालत चाहिए। तो वकील जो होता है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी चुनाव लड़ने जीतने के लिए एक प्रोफाइल चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिक चाहिए, पार्टी चाहिए, पैसा चाहिए। ये सारा चीज़ अगर जब उस समय एक चुनाव समिति, हमारी संचालन समिति है, उसने तय किया कि नहीं, गोरखपुर में इंजीनियर प्रवीण निषाद, पहले तो हमें लड़ने को मिला था, हमको लड़ने को मिला, तो हम अपनी भोजन भरी थाली से हार रहे थे, तो सब तो यही चढ़ा रहे थे, लड़ जाओ, बस वही है कि हार जाए, अध्यक्ष हारा, पार्टी हारी, समाज हारा। तो जीतने के लिए इंजीनियर प्रवीण निषाद को लड़ाया। आज के दिनों में तय करूंगा कि आज तीन हमें 15 सीट मिली थी उत्तर प्रदेश में। अभी तो आपने, मैंने सुना 37 मांग रहे हैं आप। नहीं, 15 सीट मिली थी हमें 2022 में, तो उसमें 3 निषाद लड़ाया। भाई बेटा हमारा विधायक भले है, लेकिन हमने पीयूष रंजन निषाद को टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बेटा हमारा निषाद राज के किले से लड़ेगा। वो भी हमारे मल्लाह का बेटा लड़ा। एक बिंद जो समाजवादी पार्टी में थे, डॉक्टर विनोद बिंद, हाँ, जिन्होंने 10 साल पार्टी के अगेंस्ट रहे विचार, लेकिन हैं तो खून के। जब समाजवादी पार्टी उन्हें हटाया मैंने, तो 3 निषाद लड़ाए। तो कैसे कह सकते हैं परिवार? हमारा समाज, मेरा कार्यकर्ता परिवार है। जैसा जैसा अवसर मिल रहा है मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। संजय निषाद जी, एक बहुत अहम सवाल, आपने निषाद समुदाय के आरक्षण के लिए, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट के लिए गोरखपुर से लेके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तमाम जगह आपने आंदोलन किया, यहाँ तक कि गाजीपुर में कई धरने प्रदर्शन किए जिसमें चोटें काफ़ी लोगों को लगी। आपके समाज आपके साथ खड़ा रहा। क्या निषादों को इंसाफ मिल गया, न्याय? देखिए, इंसाफ जो होता है उसे मिलता है जो लायक होता है। ऐसा होता है कि हम न्याय दिलाने लायक है, इंसाफ लेने लायक है, आरक्षण लेने लायक है, ठीक है। तो उस लायक बनने के लिए इंस्टीट्यूट चाहिए ना। तो हम आंदोलन करने लायक बने, आंदोलन किया, आंदोलन करके मैंने सत्ता से हटाने लायक बना, सपा बसपा कांग्रेस को हटाए, जो रोड़ा थे, जो हमारी फाइल गायब कराते थे, गिनती में हमें 70 लाख से 7,000 कर दिया। तो जब इस लायक बने ना, तो अब सरकार बनाने लायक बने। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए 2022 में, 2000। तो आज जब हम उस लायक बन रहे, वकालत करने लायक बने, मोदी, अमित शाह, नड्डा से, तो हमारा समुदाय लायक समझ के हमारे साथ है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आज के दिन में एक ऐसा समूह चाहिए कि जो जिस तरीके से पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ अपर कास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और उन्होंने एक लायक बना और अपने समाज को चुनाव लड़के सरकार बनाने लायक, सत्ता में राजनीतिक हथियार छीनने लायक, कलम पकड़ने लायक और मजबूत सरकार बनाने लायक, मजबूत सरकार में मजबूत हुए। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ
लेदरमैन कांसीराम आए, उन्होंने सत्ता के आरक्षण तो लिखा था जाटव का, लेदरमैन का, लेकिन बैकलॉग कहाँ भरा? आरक्षण तो लिखा मझवार का, लेकिन मिल कहाँ रहा? मिलेगा तब जब हम कलम की सत्ता हमें मिलेगी तब। अभी जो है आज है धीरे धीरे काम रहा। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन माननीय मुलायम सिंह हुआ तो मिला, तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय हैं। और निश्चित रूप से हमने 13 किताबें लिखी है, प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया है, प्रमाण इकट्ठा किया, और आज मोदी पहली बार 70 साल बनाम 7 साल 7 साल के बाद हमने आया और पहली बार मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखवाई दिल्ली को, पहली बार RGI से हमने लिखवाया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इनकी गिनती 1961 में अनुसूचित में हुई थी और ये इनके साथ गलत है, इनकी पिछड़ी जात से नहीं। तो आज पिछड़ी जात से निकलवाए 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने पिछड़ी जात की सूची से निकाला कि नहीं हो गया। तो आज के दिन में हम जो काम कर रहे हैं धीरे धीरे, बात से में लंबे समय का खाई हो उलझा, हमें कहीं हमें मल्ला, अब मान लीजिए जमुना इस पार मल्ला, केवट मल्ला यहाँ अनुसूचित में है दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी में है, बिहार में भी पिछड़ी में है, बिहार में पिछड़ी में है। यही हमारा जो है माझी जो हम मध्य प्रदेश में बिंदी लग गया, बिंदी लग गया, नहीं बिंदी लगेगा तो नहीं मिलेगा, बिंदी हट जाए यानी लग गया। तो ये जो है आज के दिन उड़ीसा में हम और 14 राज्यों में अगर हम अनुसूचित जात की सूची में शामिल हैं, और उत्तर प्रदेश में माझी मझवार के नाम से हैं, और देखिए बंगाल का हिस्सा है बिहार, बंगाल में केवट और बिंद के नाम से ऑलरेडी अनुसूचित जात की सूची है। तो अगर बंगाल से बिहार अलग हुआ तो संविधान की सूची के अनुसार ये रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए जैसे बंगाल में मिलता है। तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, जहाँ जहाँ वकालत होती है, तो लोकसभा में इंजीनियर प्रसाद को भेजा, राज्यसभा में हमारे बाबूराम जी आ गए, आज के दिन में विधान परिषद में डॉक्टर संजय हैं, और विधानसभा में 11 विधायक हमारे हैं, और डॉक्टर संजय खुद कैबिनेट में बैठे हैं। तो मैं जो कहना चाहता पिछली सरकार कि राज्यसभा में जब समर जी आवाज उठाते थे कि मझवार को दे दो, तो सपा जो है उसका विरोध करती थी, बाहर भाग जाती, यहाँ कहती थी हम देंगे, यहाँ हम मांगने गए तो गोली चलाया, हमें 302 मुलजिम बनाया। तो पूछा कि केस का क्या हुआ? उस केस का क्या हुआ? बहुत अहम सवाल कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार, फिर दिक्कत कहाँ रही है? आपको पूरे देश में मझवार, निषाद और बिंद जो कश्यप हैं उनको SC के दर्जा देने में निश्चित रूप से हमने बात से सहमत हूँ कि करना, मानिए योगी जी जब मुख्यमंत्री थे, सांसद थे, तो मेरी आवाज़ सदन में उठाते थे, वो वायरल होता उनका वीडियो। जब सपा के खिलाफ सपा की सरकार थी और केंद्र में उनके सहयोग से सरकार, तब मैंने आंदोलन किया था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में। तो सपा के समय गोली मारी गई, भाई मारा गया, बहुत आंदोलन हुआ, जेल गए, 37 लोग, पिटाई हुई, बहुत अत्याचार हुआ, अंग्रेजों से ज़्यादा अत्याचार हुआ। कि तो अंग्रेजों ने अत्याचार किया था कि जिन्होंने, भाई सड़क रेल तो केंद्र सरकार की थी ना, तो RPF गोली चला, RPF मुकदमा करती, गोली उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस क्यों चलाती, और चला के 302 हमें मुलजिम बना दिया। और सबसे खतरनाक, जब हम जेल गए 37 को जमानत कराने के बाद, तो हमें तन्हाई में रखा गया। ये कितना बड़ा खूंखार अपराधी। मैं एक डॉक्टर, उस केस का स्टेटस अभी क्या है फिर? मैं आज के दिन में न्यायालय में गवाही चल रही है, आज के दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाल रखा है, और हाई कोर्ट को करना है, हमको लगता है मुकदमा भी अब जल्दी वापस। निचली कोर्ट ने कुछ और बोल दिया था, लेकिन हाँ, लेकिन आज के दिन में वो अक्सर में मैं होता है ना, समय नहीं जा पाएंगे तो उसमें भाई अदालत का हम सम्मान करते हैं। तो आज मैं आरक्षण के मुद्दे जो आपने पूछा कि कहाँ तक पहुँचाया अपने स्टेटस, तो आज मैं बता दूं कि आज उस स्टेटस में है कि जो सरकार जो बिना एविडेंस के तो फैसले होते नहीं हैं। तो आज के दिन में हमारे पास एविडेंस हो गया कि पहली बार है कि RGI ने लिखा, पहली बार इंजीनियर प्रवीण निषाद के क्वेश्चन पर लिखित रूप से सामाजिक न्याय मंत्री नारायण स्वामी जी ने लिख के दिया कि मझवार अनुसूचित जात हमारे यहाँ सूचीबद्ध है, वो परिवर्तित नहीं है, और उनकी कम्युनिटीज के सभी मेंबरों को इसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो अगर है तो गृह मंत्री के पास गया, तो गृह मंत्री ने एक अधिकारी को लगाया कि भाई निषाद जी के मामले को फाइनल करो। तो अब उस पर चल रहा है। निश्चित रूप से आरक्षण पूरा तब मिला जब बहन जी सत्ता में आई, तब आरक्षण तब मिला
पिछड़ों में अगर मिल्कमैन है जब सत्ता में आया था। आज अपर कास्ट को 10% आरक्षण तब मिला जब सत्ता में आया तब। अभी हम सत्ता के एक पार्टनर हैं, सत्ता में नहीं, सत्ता के एक सहयोगी हैं। हम हट भी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आज के दिन में अब हम जिताने लायक, हराने लायक हैं। हाथी भाई हम लड़े तो हाथी और पंजा साफ और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा सत्ता में हो गई, आज हमारे साथ है। तो आज के दिन में जो आरक्षण विरोधी ताकतें थी, जो हमारे स्टे लेती थी बहन जी, ये जो आप बोल रहे हैं इसे बढ़ाएंगे कैसे कुनबा, क्या ये किस तरह से बढ़ा रहे हैं आप? मैंने सुना बीच में आप 37 सीट बोल रहे थे कि इतना तो हम लड़ेंगे। जैसा आप अपने समाज को कह रहे हैं ना कि भैया झुआ भा रोट है, पौआ पीते रहे अब तक। अब पौआ पी के तुम उन्होंने पावर में भेजते रहे, हाथी साइकिल पंजा दबाकर अपने उनके पाँव में चले जाते थे। अब पावर में आने के लिए अब तुम खुद का पार्टी झंडा उठाओ। मैंने उनको समझाने, अब देखिए हमने प्रोग्राम बनाया तो कि एक तो एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और ये बताया कि भाई 60 साल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया गांव में कांग्रेस ने, और एकेडमिक में तो अंग्रेजी पढ़ा। एक बड़ा का बेटा पढ़ेगा और बड़ा हो जाएगा, और गांव का बेटा पढ़ेगा, गरीब का, किसान का, वो सड़ा हो जाएगा। तो अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। आज तो एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स और रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर जो है पॉलिटिकली बेहोश है, उसे होश में ला रहा हूँ, जोश में ला रहा हूँ, सही बात पढ़ा रहा हूँ, सही जगह बटन दबा। उनको इतने ही कहा कि एक मतलब लेख है कि 31 दिसंबर 1949 का पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि उन्होंने कहा कि भाई टुडे, आज के दिन में उस समय कहा है कि टुडे चूजन बाई गॉड, हम लोग अपर कास्ट जो है भगवान के चुने हुए आदमी, एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक में। और देन अदर पब्लिक इज नॉट चूजन बाई गॉड, द रिटर्न बाई गॉड। भगवान ने उन्हें रिटर्न किया है कि पिछला जन्म तुम्हारा खराब था, सही जगह है। बट आफ्टर देन 26 डेज, 26 जनवरी 1950, 1950 को 26 दिन बाद, इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर नॉट चूजन बाई गॉड। आप भगवान के चुने आदमी नहीं रह जाओगे, जनता चुनेगी बड़े। तो बड़ा जो है वो खुद संघर्ष कर रहा बड़ा होने के लिए, और आप दलदल में हो। दलदल से हमने तो रसातल में थे, अब धरातल पर लाए हूँ। अब धरातल से अगर महल में जाना, राजमहल में जाना है, तो संघर्ष तो चलना। तो मैंने बताया कि उन्होंने कहा भाई हमारे पास 5 हथियार है, अगर तुमने राजनीति नहीं किया, उन्होंने अपने लोगों से कहा अगर राजनीति नहीं किए, ये 5 हथियार राजनीति का नहीं उठाए तो अपंग हो जाओगे। अभी तो बड़े हो, दबंग हो, बाकी अपंग हो जाओगे। अगर राजनीति का 5वां हथियार उठाओगे, दबंग हो जाओगे। तो मैंने इनको समझाया कि भाई देखो, हाथी वालों ने भी 5 हथियार उठा के दबंग हो गए, साइकिल वालों ने उठा के दबंग हो गए, लेदरमैन, मिल्कमैन हो गए, तो मैं भी 5 हथियार लेके आया हूँ। भाई नारा है, झंडा है, नेता है, सब 5 हथियार है, तो उठा रहे हैं लोग। और देखिए आज के दिन में कि हम लोग वो सीट शेयरिंग की बातचीत 37 सीटें ऐसी, मैंने जब गाँव में उतरा तो हमारा तो कहे कि कागज में तो लिखे थे ये लोग बहुत कम वोट है, लेकिन जब 2017 में चुनाव लड़ा 70 सीटों पर, 70 पर हाथी साइकिल दोनों हार गई। हम 3000 वोट 4000 वोट से हार गए, हम 40,000 30,000 20,000 वोट पाए। तो पता चला तो बहुत वोट है। तो हम लोगों ने सर्वे शुरू किया, पता चला कि तो 18% आबादी उत्तर प्रदेश में, और 37 सीटें ऐसी हैं कि जो हम आज के दिन में, उसमें हम ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल गठन है कि हम एनडीए के, भाई भोजन भरी थाली कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। जब मोदी जी ने कह दिया कि भगवान राम ही बिना निषाद राज अधूरे, या निषाद राज बिना भगवान राम, जब उन्होंने अपने मंच से कहा कि अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भोजन भरी थाली जहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ डॉक्टर संजय के अलावा मोदी योगी देख के बटन दबाओ, तो मेरे 11 विधायक हो गए। भाई 11 हारे हुई सीट लिया, 9 उसमें जीता, 5 उनके, भाई 5 उनके सिंबल से लिया, 10 हारी हुई लिया 11। तो मैं तो भाजपा से कुछ लिया नहीं, भाई उनके सिंबल से लिया तो उनके हो गए। सक्सेस रेट वैसे अच्छा था। आज के दिन में वो 37 सीटें हमारे पास हैं, जो 3.5 लाख से ऊपर वोट है। हम एनडीए को आराम से जिताने में कामयाब हैं, और जगहों पर भी हम 1 लाख 2 लाख हमारे पास। कुछ पूछ रहे थे? एक चीज़ ये है कि अब सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी से कितनी सीटों की उम्मीदें आप लगा रखे हैं, और क्या आपकी तैयारी है कि कितने सीटों तक? पिछली बार आपके बेटे 2018 में जिस समाजवादी पार्टी पे 302 का मुकदमा आप पे लगाया, उसी के साथ पार्टी में जाके आपके बेटे सांसद बनते हैं, लेकिन 2019 में आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वो सांसद बनते हैं। लेकिन संजय निषाद जी, आपको 2022 के सफ़र तय करने में 10 सीटें मिली, आपने अभी कहा ही, तो 2024 में कितनी सीटों से आप वो होंगे?
देखिए, अगर 18% वोट निषादों का है, जब 6% वोट कुर्मियों का है, तो उन्हें 2 सीटें मिल जाती हैं। तो 18% अगर निषादों का है जिसमें मल्ला कश्यप सब है, तो कितनी सीटें मिलेंगी, आप लड़ेंगे? देखिए, अब हम आपको बता दूं कि कहते हैं कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति बहुत बड़ी शक्तिशाली है। धर्म के साथ राजनीति में बहुत शक्ति है, और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन इन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो सभी समस्याओं का समाधान जो है राजनीति से संभव है। तो निषाद राज के किले पर मैं 2013 को संन्यास लिया अपने जीवन से। फिर मैंने संकल्प लिया कि निषाद राज के किले पर कभी भगवान राम गले लगाए थे, और निषाद राज ने पहली बार भगवान राम के अंदर ईश्वर की शक्ति देखी थी, और उन्होंने सेना दिया और रावण राज खत्म किया, दुख देने का राज। तो अगर आज किला मौजूद है तो इसके मतलब हम लोग राजनीतिक हैं और हम लोग देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आधा राजपाट ले लीजिए, बन जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहली बार जब कैबिनेट में बैठक हुई तो निषाद राज को माननीय भगवान राम ने बुलाया। भाई वो तो युद्ध नीति थी, राजनीति तो निषाद राज थे। तो जब कैबिनेट में पहली बार राजा अभिषेक हुआ तो निषाद राज को दोनों मिले, तब राम राज आया। आज के दिन में सीट के लिए तो निषाद राज ने सेना दिया नहीं था, जीत के लिए दिया था। तो मैंने भी निषादों की सेना बनाई और जीत के लिए है, और जीत दिला रहे हैं मोदी जी योगी को। बदले में 1 सीट थी 2017 में, अगर हमें 16 मिली और 11 जीते, तो आज के दिन में बड़े भाई हैं ना भारतीय जनता पार्टी। हम जीत के लिए इतना आश्वस्त आपको करते हैं कि लोकसभा के जो लोकतंत्र है उसके 4 स्तंभ हैं। एक तो लोकसभा है जिसमें इंजीनियर प्रवीण निषाद हैं। आप कहते हैं ना कि सपा के सांसद, तो ये सपा बसपा निषाद पार्टी, पीस पार्टी, 4 के संयुक्त उम्मीदवार हैं। ये बात, यही तो गलती की समाजवादी पार्टी ने कि ये लगता है कि हमारी साइकिल जीती है। अरे जीती तो संयुक्त उम्मीदवार थे ना, जैसे हम एनडीए की बात करते हैं आज के दिन में, तो संयुक्त उम्मीदवार थे। ठीक है, हम दल वाले थे, हम दबंग हो जाते अगर फिर सीट देते समाज में। लेकिन गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, कितनी चाहिए आपको अभी भी? तो मैं आज के दिन में मैं बताऊं कि बड़े पहले से एक हमारे अनुप्रिया जी पहले से हैं, हमारे भैया भी आए हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा नड्डा साहब को, अमित शाह जी को, कि मैंने उन्हें राजनीतिक अपना गार्जियन मान लिया। वो ऑटोमेटिकली उन्होंने, जब हम लिस्ट देता हूँ बात करते हैं, और उन्होंने अपने सेना से निषाद पार्टी की सेना दोनों मिलकर युद्ध जीतते थे। तो अगर वो आज एक सीट से आज 11 विधायक हैं निषाद पार्टी के, तो निश्चित रूप से लोकसभा में निषाद पार्टी का भोजन भरी थाली का विधायक जाएगा। अब कह जाएगा ये गर्व में है, लेकिन ज़्यादा जाएगा। मान के चलो कि हम अनुप्रिया जी से हमारा कम वोट नहीं है। आज के दिन में हम जितना वोट परसेंटेज, हम 80 से 90% हमारा ट्रांसफ़र वोट है। अभी यहीं घोसी में 43 गांव में 40 गांव हम जीते हैं। 80 हम निषादों का वोट दिलाने में कामयाब रहे, भले हम सीट जीतने में नाकामयाब रहे। पूछने वाला था, हार का जिम्मेदार कौन? तो हार का जिम्मेदार तो एक तो चेहरा वहाँ का लोकल लोगों को पसंद नहीं था। निषाद भी बहुत नाराज़ थे कि 2024 में आप वोट मांग लीजिएगा, लेकिन अभी न मांगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा, देखो आपके बटन से पंजा बसपा लड़ नहीं रही है, और पंजा ने साइकिल का समर्थन कर दिया है। ये दोनों तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, दोनों आरक्षण विरोधी हैं, दोनों तुम्हारे लिए सत्यानाशक हैं। तो इसलिए समाज हमारा जगह हमें पर आपने मांगा तो था ना वोट कि दारा सिंह चौहान जी को वोट दीजिए। निश्चित रूप से दारा सिंह हमारे भाई हैं, क्यों नहीं मांगेंगे। तो फिर बाद में फिर उनको आप जिम्मेदारी देखो, काम करने वाले से थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है। तो प्रत्याशी चुनाव में जो है, अगर बड़ा चुनाव होता है तो नेतृत्व, जो प्रधानमंत्री और पार्टी और राष्ट्रीय मुद्दे, अर्थव्यवस्था, नीतियां, देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इस पर चुनाव होता है। नेतृत्व पर प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री और प्रशासन और हम क्या पब्लिक को दे रहे हैं, विकास कहाँ जा रहा है। तो आज के दिन में हम सुरक्षा न्याय पर होता है, लेकिन जो उपचुनाव होता है वो चेहरे पर होता है। और चेहरे पर चुनाव था, पहले भी वो वहाँ दूसरी पार्टी में थे, निश्चित रूप से वो आ गए, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत वहाँ है। और जनता जनार्दन है, और जो फैसला लेते हैं उसको स्वीकार है आगे। लेकिन इतना है, एनडीए 330 पार एनडीए की सरकार होगी। संजय जी, आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, उसका हार का कारण था। आप अभी कह रहे हैं चेहरे का कारण था। ये क्या भाजपा का वोट? आपने कहा कि मेरा वोट ट्रांसफर हो गया,
वो राजभर जी कह रहे हैं मेरा वोट ट्रांसफर हो गया। अरे भाई फिर कौन सा वोट सब ट्रांसफर अपने नहीं लिस्ट हुआ? और बूथ के आंकड़े आप दिखाए हैं। सहयोगी बता रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि भाजपा का जो कोर वोट बैंक है उसने दगा कर दिया। और नहीं, हम कोर वोट की बात नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए बूथ होता है, झंडा टोपी नारा होता है, ठीक है ना। सामाजिक ऊर्जा को बदलने का यही तरीका है। और बोतल में पानी है, कोई पी लेगा, कोई उठा ले जाएगा, लेकिन इसको टरबाइन में डाल देंगे तो उजाला तो होगा ना। तो वो जो बूथ है वो बूथ ईवीएम वो टरबाइन है एक तरीके से, मतलब एक पावर देता है। लेकिन अब निश्चित रूप से उदासीनता थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। जब हमने 2 रैली देखा, पहली रैली में भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के झंडे कम थे, दूसरे वाले में मैंने बता दिया था, तो हमने बयान में दे दिया था। तो ये जब लोगों को उदासीनता आएगी तो मैंने बताया ना, चेहरा जनता के लिए भी था और जनता चेहरा सबके लिए भी था, तो उसमें क्या चेहरे हैं उनके लिए भी था। एक और चीज़, आप सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हैं, काशीराम की प्रयोगशाला से आगे बढ़े हैं, कढ़े हैं पूरी तरह से। आज भारतीय जनता पार्टी में जाके आप क्या भाजपा के रंग में रंग गए हैं? अब आप भी वही भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं। जो सामाजिक न्याय की बात करते थे अब आप सांप्रदायिकता वाली बात करने लगे हैं। आपके पिछले कुछ बयान आए हैं लगातार, अगर हम याद दिलाएं तो कुछ इस तरह के बयान आए हैं। क्या आप भी भाजपा के पूरे रंग कहा कि अयोध्या जैसा झंडा श्रृंगवेरपुर पे? हाँ, बताइए, झंडे से जीत होती है, झंडे से पहचान होती है, झंडे से मान सम्मान स्वाभिमान होती है। पहले नहीं पता था, मैं बहुत लंबे समय तक था उस अम्बेडकर बाद मिशन में, लेकिन श्रृंगवेरपुर में किला है ये नहीं पता हुआ। सोच कांशीराम साहब ने इतने कहा ना कि भाई दलित भाई की सोच बदला था, सोच बदलने के लिए आए थे और सोच बदला। जिसकी सोच बदली वो महल में है और जिसकी सोच नहीं बदलनी। उन्होंने कहा भाई पिछला जन्म खराब है इसलिए दलदल में हो, हाँ, और सेवा करोगे तो अगली बार महल मिल जाएगा। लेकिन देखो आप फैमिली प्लानिंग है, हम दो हमारे हैं, अब तो तुम्हारा नंबर लगेगा नहीं, अपर कास्ट के यहाँ पैदा नहीं होगे। तो उनकी सोच बदली और सोच बदली कि तुम अपने वोट से बड़े हो सकते हो। वोट कैसे आएगा? बेस वोट तैयार करो, दूसरे का भी वोट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कांशीराम साहब ने अपर कास्ट का वोट नहीं लिया, हिंदुत्व का वोट नहीं लिया, मतलब हिंदू धर्म को मानने वालों को, भारतीय संस्कृति को मानने वालों को कांशीराम साहब ने वोट नहीं लिया। रहा जो झंडे की बात है, हमने भी अपने लोगों को ले जाते हैं निषाद राज के किले पर संकल्प लिया। जब वो जाते हैं तो बहुत गुस्से में आते हैं वो मस्जिद, क्योंकि जब वो रिकॉर्ड देखते हैं कि जब वो किला खुदाई हुआ तो वहाँ मस्जिद नहीं थी, भाई रिकॉर्ड में नहीं है, जंगल से पहले छोटा सा था, उन्होंने 1 एकड़ घेर लिया। तो ये कहने का मतलब है कि जहाँ भगवान राम सोए हों त्रेता में, अब कोई उसके खिलाफ बोले कि नहीं भगवान राम नहीं कुछ थे, तो धर्म के खिलाफ बोलने वाला धर्म ही है ना। हम तो धर्म के खिलाफ कभी नहीं कुछ बोले। मैंने तो कहा कि उस किले पर विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो जिस तरीके से अयोध्या में कभी भगवान राम निषाद राज गए, भगवान राम जब मिले तो वहाँ जय निषाद राज का झंडा था, तो निषादों को सुख था। और किला तोड़ गया, दुश्मनों ने तोड़ा किले को, हत्या कर दी निषाद राज की, परिवार खानदान खत्म हो गया। पूरा सोराव जो तहसील है उसमें मुश्किल से 4000 भी निषाद नहीं होंगे। पूरा 40 किलोमीटर में निषाद ही गायब हैं जहाँ किला हो। तो आज के दिन में वो किला एक आइकान है। हमारे लोग गुस्से में आते हैं हटाया जा। तो मैं लोगों को कहा कि बताना कि भाई जब अयोध्या में भगवान राम के पास जय श्री राम का झंडा था और निषाद राज था, दोनों तब राम राज आया था, तो यहाँ बाबरी मस्जिद पर हरा झंडा था, लोकतांत्रिक ढंग से हट गया। आप गिराने गए ज़बरदस्ती, खून खराबा हो गया, लेकिन जब संविधान का सहारा लिए तो मस्जिद आप हट गई। आज देखो जय निषाद राज का वहाँ भगवान जय श्री राम कानूनी ऑप्शन जय श्री राम का झंडा लग गया। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि ना भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी दल है कि जैसे आपने जिस आंदोलन के साथ राम मंदिर पर आपने जय श्री राम का झंडा लगा दिया और मुसलमान भाइयों को समझा लिया, वैसा वहाँ उनके आत्म बाल सखा निषाद राज थे, वहाँ भी हरे रंग का झंडा हटा लिया जाए और वहाँ भी जय निषाद राज का झंडा टांग दिया जाए। तो आज लोगों से यह मैं बार ये अपील करता हूँ कि जब जय श्री राम का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, पॉलिटिकल झंडा, मैंने कहा एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय तो पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जब घर घर झंडा लगा दिया तो अयोध्या में झंडा लग गया। तो आप भी जय निषाद राज का झंडा घर घर लगाओ,
फिर निषाद राज के किले पर भी झंडा लग जाएगा। तो लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि वो निषाद राज की मिट्टी चिल्ला चिल्ला के कहती है ये खून केवटा मल्लावा बिंदवा का नहीं है। सोच मत बदलो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पंचम वर्ण निषाद हो। मैंने 13 किताबें लिखी हैं, इसलिए उन्होंने कहा नहीं अब सोच बदलेंगे और सोच बदल कर हम लोग राजनीति करेंगे, नीचे नहीं अब ऊपर रहेंगे। हमारी आबादी अधिक है तो हमें दरोगा भी उतना चाहिए, हमें अधिकारी कर्मचारी भी चाहिए, हमारा हिस्सेदारी भी चाहिए हर क्षेत्र में, निश्चित रूप से भागीदारी। इसीलिए तो वो भाई जिसके पास झंडा टोपी नारा होता है, बताया ना कि जिनके पास वो 5 हथियार दबंग और बाकी अपन, हमने कहा तुम दूसरे झंडा उठाते उठाते अपंग हो गए, अब तुम अपना झंडा उठाओ दबंग हो जाओगे। मैंने उनसे एक लाइन का मैंने उनसे कहा कि एक शेर है वही सुनाता हूँ जाके, सब सुनाते हैं कि भाई परिंदा भी नहीं रहता गैरों के आशियानों में, मतलब जो पक्षी होती है आशियाना किसी घर में दूसरे घोंसले, परिंदा भी नहीं रहता गैरों के आशियानों में। और ताउम्र गुजार दिया हम लोगों ने किराए के मकानों में। कब तक किराए के मकान में रहेंगे? ये जो किराए के मकान में गए नेता वो सब मारे गए, तो किराए के मकान में रहोगे तो हम भी मारे जाएंगे। अपना मकान बनाओ और सुरक्षित रहो, अपने समाज को भी सुरक्षित करो। क्या आपका निशाना फूलन देवी की तरफ है, जो दलित खास तौर से निषाद समुदाय की एक मसीहे के तौर पे अपने आप को स्थापित हुई, कहाँ से निकली, उनके साथ अत्याचार हुआ, आखिर में जाती हैं सांसद और सांसद जाती हैं सांसद में ही मार दी जाती हैं, मतलब अपने घर के उसमें, तो और उसको लेके उत्तर प्रदेश में एक सियासत भी हुई मूर्ति वाली, खासतौर से मूर्ति लगाने की। आप भी उस समय तक, जब तक आप जो है सत्ता में नहीं थे, तब तक आप भी फूलन देवी को लेके एक पूरा अभियान चला रहे थे। अब क्या फूलन देवी का जो आपने कहा कि डर लग रहा है कहीं मार न दी जाए, तो क्या वही डर नहीं लग रहा? मैं तो कफन बात को सीधे निषाद राज के लिए तो क्या वही मैं डर नहीं हूँ, मैं डरा रहा हूँ लोगों को, सत्ता से हटा रहा हूँ, तो डर ही पैदा किया ना। मेरे आने के बाद हाथी साइकिल पंजा देख लीजिए क्या। तो आज फूलन देवी मेरी आइकान है। मैं पहला नेता हूँ जिसके लिए मैंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि फूलन देवी की जो है जांच होनी चाहिए उनकी मृत्यु की। मैंने पूरा ज्ञापन दिलाया प्रदेश भर में। हम उनके लिए उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, उनका हम शहादत दिवस मनाते हैं, उनके ऊपर किताब लिखा हूँ मैंने। आज के दिन में हमारे घरों में, आज के दिन में फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं सांसद हैं तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी पर कब्जा कौन किया है? जिस समाजवादी पार्टी के नेता ने कब्जा किया वहाँ मिर्ज़ापुर में, तो उनके प्रॉपर्टी उसकी माँ को मिलनी चाहिए और उनकी माँ को सांसद की माँ का दर्जा भी मिलना चाहिए। ये हम आंदोलन चला रहे हैं। तो हम तो आज के दिन में उन्हें आइकान मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, पूजा भी करते हैं। इसीलिए अपनी महिला मोर्चा हमारे यहाँ बहुत, आप देखते होंगे जो भी कार्यक्रम होता होगा तो हम हमारे यहाँ तो फूलन देवी बन के आती हैं। लेकिन अब इतना कहता हूँ कि पहले बंदूक में ताकत था, अब बंदूक में ताकत नहीं है, अब बटन में ताकत है। अब बटन दबाओ, अंधेरे में दबाओ बटन तो उजाले में बड़े से बड़े मर जाएंगे। और कलम में वो ताकत है, जो चाहो लिख लो। तो राजनीतिक कलम लो, बटन आपका होगा। ईवीएम मशीन को मैं समझाता हूँ, ई फॉर एम्प्लॉय, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी। कि ई फॉर भाई ईवीएम में हाथी साइकिल पंजा दबाओगे नौकरी उनके घर जाएगा, अगर उसमें भोजन भरी थैली दबाओगे तो अब आएगा। देखिए धीरे धीरे हरा हमारे लोग कुछ न कुछ बन रहे हैं। आज के दिन में मैं अभी बताऊँगा अपने विभाग के बारे। तो बी फॉर बिला मतलब महल, आज पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराया और 3000 मकान हर साल हम गरीब को देंगे। तो आज के दिन में बटन की देन है ना। आज के दिन में, इससे पहले तो मकान नहीं मिल रहा था निषाद को। लोग जानना चाहते हैं मत्स्य मंत्रालय में अभी चल क्या रहा है अंदर? सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समुदाय के लिए मैं संघर्ष कर रहा था उसके, लेकिन मेरे विभाग में आधा उर्दू अनुवादक भर्ती हैं। मछुआ का पद था, उसको गायब कर दिया पिछली सरकार ने, उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। हर जिले में 10 मछुआ हमारे रहते थे, तो उससे क्या होता, सरकारी योजनाओं को बताते थे कैसे मछली पाली जाएगी, कैसे, उसको हटा दिया, उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। दूसरा, आज के दिन में एक कानून बना दिया कि जो मछली पाले वही मछुआरा था। तो अब जो पैसा आता था 67 साल में 3000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दी थी। लेकिन जब हम आए, आंदोलन से आए, तो 2014 में 39,000 करोड़ रुपया 6 साल में, 26,000 करोड़ रुपया इनके लिए इनपुट के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आज इनके लिए 60% सब्सिडीज है उत्तर प्रदेश। लेकिन हमारे लोगों के पास इतने कमज़ोर हैं कि वो बेचारे बड़ा लगा नहीं पाते। लेकिन पहली बार है कि मैंने निषादों को, एक रविंदर निषाद था, 2 करोड़ की मिल है जो है गाजीपुर में, 1 करोड़ 20 लाख उसकी माँ के नाम से मैंने दिला। अशोक निषाद बस्ती में है,
मनोज कश्यप हमारा हरदोई में, सब 2-2 करोड़ की मिल वाले, छोटे छोटे 50 लाख का। हमारी एक महिला मोर्चा अभी देखिए, जिला अध्यक्ष अभी एक गाड़ी, अभी आए थे रास्ते में एक गाड़ी पाई है 20 लाख की, उसने अब इंसुलेटेड वाहन चलाएगी। एक महिला मोर्चा हमारी एक महिला मोर्चा निषाद रीना निषाद है, 2 करोड़ की मिला अम्बेडकर नगर में। तो ये बड़ी बड़ी हमारे पास एक महिला मोर्चा है, मतलब आप एम्पावर कर रहे हो, आप बोल रहे हो। जो हमारी शिव कुमारी जो है, ये गंवार है, एकदम भाषण देती है, लेकिन मैंने योजनाएं बताई तो भर दिया, तो देखो उसको 50 लाख का मिला हुआ, उसमें जो है 30 लाख सब्सिडी होगी। तो आज के दिन में ठीक है, हम भारतीय कानून के मुताबिक हम एक जाति को नहीं दे सकते हैं, लेकिन पहली बार मंत्री होने के नाते कुछ मिलना शुरू हो गया। लेकिन कुछ चालाक लोग हैं जो कंप्यूटर का बड़ा भेजा इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार के फार्म में पिछली बार पहले था कि हम जो पहले आओ पहले पाओ, तो बाद में पता चला पहले फार्म भरा था मेरे मंत्री बनने से पहले, तो मैंने उसको लॉटरी सिस्टम करा दी, तो कुछ निषादों को मिल गया। लेकिन विभाग में चूँकि जान ही रहे पहले से जो है भी है, तो हम धीरे धीरे इसको अपडेट कर रहे हैं। इनके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अनुदान का है, फ्री का बीमा है, और पहला एक है कि किसी गरीब के पास, अब बैंक वाले थोड़ा बड़े चश्मा गड़बड़ है, बड़े लोगों को देखते हैं, बड़े लोग करते हैं, बिना किसी गारंटी के केवल आधार कार्ड के आधार पर निषाद के पास जाल होगा, नाव होगा, या वो मछली पालन क्षेत्र में मत्स्य विक्रेता के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहता, तो 1,60,000 उसे क्रेडिट किसान KCC में फिशरीज क्रेडिट कार्ड, उसको पूरा हो जाने दीजिए, एक लाइन का कि उसमें है कि अब वो यूपी कॉर्पोरेटिव मिलेगा। अब उसको जो है 7% में 3% केंद्र से मिलता है सब्सिडी, और 4% जो हम मछुआ कल्याण कोष से देने जा रहे हैं। आज के दिन में बड़े बड़े हम कोचिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं, मतलब उनको निषाद राज का भवन बना रहा हूँ, और उसमें कोचिंग सेंटर खोलूंगा और कंप्यूटर लगाऊंगा, लड़के लड़कियाँ उस कंप्यूटर में बैठेंगे और वहीं से कोचिंग करेंगे, वहीं से IAS बनेंगे। इनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था करा, इनके शिक्षा के लिए कोचिंग फीस ड्रेस और देने के लिए पैसा। तो पहली बार मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई, खाता खुल गया है, हमको लगता है फार्म आ रहे हैं और अगले महीने से बंटना शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बजट लाया। मैंने जो वादा किया था कि जो राजनीति का शिकार होता निर्बल, जो बजट का शिकार होता निर्बल, जो बजट का हिस्सेदार हो गया राजनीति का हिस्सेदार होगा सफल, तो उनको राजनीति का भी हिस्सेदार बना दिया और बजट का भी हिस्सेदार। आपके 2 बयान वायरल होते हैं सोशल मीडिया में, और वो अक्सर घूम घूम के आते हैं। एक तो अभी लेटेस्ट आपने दिया है, सनातन धर्म को जो गाली दे रहे हैं वो मिट जाएंगे, एक ये बयान। एक पुराना बयान जिसमें आप कह रहे हैं बच्चे खीर खाने से पैदा नहीं होते। देखिए वो बयान जो पहला वाला था, जो हमने मतलब जो खीर वाले, उस पर क्योंकि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, हमने वो बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग गलत इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको जो अंतिम वाली लाइन काट दिया कि इस पर रिसर्च होना चाहिए और एक इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो उसको किया, तो उसका बयान मैंने पहले दे दिया। दूसरा जो मैंने आपको अभी कहा आपने कि जो धर्म के खिलाफ बोलता मिट जाएगा, मुगल तलवार लेके आए थे भारत में, और देखो कहाँ चले गए, और उन्होंने धर्म बदल दिया। जाल बीनने वाले जला, और घरा जाल बीन दिया तो कपड़ा हो गया जुला, और धर्म बदल दिया तो अंसारी हो गया। और दशा क्या है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दलितों से खराब दशा है मुसलमानों की। तो मतलब बटन दबा दबा के हाथी साइकिल पंजा को गरीबी मोल ले लिया। हैं तो मेरे ही लोग हैं ना, आज के दिन में तलवार के बदौलत तोप लेके आए अंग्रेज, चले गए, मिट हो गए, ख़त्म हो गए। जो धर्म मिटाने आए थे ना, भारतीय संस्कृति मिटाने आए थे अंग्रेज, अब मिट के ख़त्म हो गए, पूरे दुनिया का साम्राज्य खत्म हो गया। और यही धर्म के खिलाफ बता नहीं, वो बयान देते हैं ना धर्म के खिलाफ, तो मैं तो बताया बयाना लिए हैं कि समाजवादी पार्टी को समाप्त करेंगे, समाप्त पार्टी बनाएंगे। वो बयाना लिए हैं कि धर्म के खिलाफ बोलेंगे। अरे क्या समाजवादी पार्टी ऐसा फार्म निकालेगी कि हमारे वहाँ ऐसा कोई सदस्य न बने जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति को मानने वाला होगा, वो हमारे यहाँ सदस्य नहीं बनेगा, मेरे यहाँ टिकट नहीं लेगा, हम लोग उसका वोट नहीं चाहिए, ऐसा लिख पाएंगे क्या? लेकिन इस तरीके के लोगों के अंदर कटुता नहीं पाएगा। यहाँ पे एक सवाल आपसे बनता है संजीव सर जी, निश्चित तौर पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, लेकिन क्या रामचरितमानस में जो कुछ चौपाइयाँ हैं जिसको लेके, उस पर आपके क्या, जैसे सूद कपास, क्या उससे सहमत हैं, या आप भी मानते हैं कि जो उसमें जिसके लिए कहा जाता है कि वो दलित पिछड़ों के लिए कहा गया है, उससे क्या आप नहीं, गलत है, इंटरप्रिटेशन गलत है। अच्छा, ताड़ना का मतलब होता है हाँ, देखना, ताड़ो, देखो उधर, मतलब ध्यान दो इसको, गंवारों की तरफ, महिलाओं की तरफ ध्यान दो, गरीबों की तरफ ध्यान दो। मतलब एक तरीके से शुद्ध जो है वो इंगित था कि ध्यान दीजिए। आप वो लिखा गया है, क्या नाम है, बुंदेलखंड में
मतलब वो अवधी भाषा में। अवधी भाषा में बुंदेलखंड में चित्रकूट पर वो आपके वहाँ जो है एक घाट है, मैं जाता हूँ तो उसमें जो बोला जाता है, बात समझ गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि इसका गलत अर्थ न लगाया जाए, इस भाषा में इसका अर्थ यहाँ होता है। बात समझ गए। मैं कहता हूँ कि उसी धर्म के आधार पर निषाद राज का किला मिला ना, बहुत साल इतिहास हमारा मिला ना। तो अगर आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हो, राम के खिलाफ बोल रहे हो जो हाथ बाल सका है, एक गुरुकुल ऐसा था जिसमें 2 कुल के पढ़ते थे, एक निषाद राज कुल और रघुकुल के, राजनीति पढ़ाई जाती थी ना। तो राजनीति पढ़ाई जाती थी, धर्मनीति पढ़ाई जाती थी, तो आप उसके खिलाफ बोल रहे थे, इसके मतलब हमारे निषादों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप निषाद राज के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि 18% आबादी के ये गुस्से में आ रही निषादों का, भाई ठीक है गुस्से में तो सभी हैं, लेकिन ये उसी रामायण के आधार पर निषाद राज को प्राप्त किया, उसी रामायण के आधार पर राम के उससे महात्मा सखा के रूप में। तो उसकी सोच हम बदल रहे हैं, तो काहे 18% आबादी गुस्सा लगा रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि 18% वोट बहुत अधिक होता है और उसको गुस्सा लगाएंगे तो मिट तो जाएंगे, क्योंकि भाई हमारे लोग तो वैसे भी हाथी साइकिल पंजा छूना बंद कर दिए हैं और बचा खुचा रहेगा वो भी खत्म हो गए। चलिए देखेंगे। बहुत सही सवाल। एक सवाल बहुत अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी हैं जो वीआईपी के, वो इस वक्त बिहार में वो एक अभियान चला रहे हैं कि आरक्षण नहीं निषादों को तो वोट नहीं, और उसके लिए बाकायदा वो कसम खिला रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, पूरा रथ लेके निकले हुए हैं और वो इस तरह से एक मूवमेंट बना रहे हैं पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ने आए थे। और आप इसको कैसे, दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी ने भी अपने ओबीसी के अध्यक्ष राजपाल कश्यप को बना रखा है। तो काफ तौर से अगर देखा जाए तो निषाद वोटों, कश्यप वोटों, जो पूरा जो आपका 18% जिसका दावा करते हैं, वो वोटों को लेके जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, इसको क्या है? जो मुकेश सहनी की डिमांड है वो कसम तक खिला रहे हैं एक आदमी से, तो ये वचन दिला रहे हैं। देखिए, मैं वो मुकेश भाई हमारे वंश के हैं और जो पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं वो पावर में है, जो पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं है वो पाव में है। तो अगर हम वोट, अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो देंगे किसे? सपा को देंगे आरक्षण विरोधी, बसपा को देंगे आरक्षण खत्म, कांग्रेस को देंगे आरक्षण विरोधी। आज के दिन में हमें इकट्ठा करके आए थे 2017 में, हम दोनों भाई बैठे गोरखपुर में और तय हुआ कि आप लालू यादव बने। मैंने उनसे बताया कि पॉलिटिकल गॉडफादर आप अपर कास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और जब दलित बढ़ने लगे, मतलब अम्बेडकर पार्टी खड़ा की आरपीआई, तो उनको काउंटर करने के लिए जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बना दिया। और बात समझ गए, मतलब दलित अपंग रहे और उनके कांग्रेसी दबंग रहे। जब मुलायम सिंह बढ़ने लगे तो रामनरेश यादव को ला दिया काउंटर करने के लिए, मुख्यमंत्री बना दिया कि यादव अपंग रहे, बाकी कांग्रेस दबंग रहे। बात समझ गए। आज के दिन में जैसे ही डॉक्टर संजय बढ़ रहे हैं तो बहुत ढेर सारे नेता पैदा किए जा रहे हैं अंदर अंदर कि अपंग रहे हैं। मैंने जब बात हुई कि बिहार जाइए, लालू मजबूत हैं, वहाँ ले मिल्कमैन के, और यहाँ मुलायम सिंह हैं, दोनों लोग मिलकर देश के यादों का भला है, आप पार्टी बनाइए। और पार्टी बनाया उन्होंने, 4 विधायक भी बनाए, मंत्री भी बने। बात समझ गए। तो हमारा जो सलाह था उसके अनुसार उन्हें मिला। आज के दिन में देख लीजिए, मैंने उनसे कहा था कि सीटें और अधिक हो, उनके सिंबल पर अपने लोगों को लड़ा दीजिए, निषाद जाए वकालत करे वहाँ विधानसभा में। आज के दिन में शून्य हो गया ना, कौन आवाज़ उठा रहा विधान परिषद और विधानसभा में। आज के दिन में देख लीजिए, हम उन्होंने अपने राष्ट्रीय मंत्री बनने के चक्कर में ड्राइविंग छोड़ दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुकेश भाई वीआईपी के, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि भाई आप एमएलसी बनना है तो आप हमें भाजपा का सदस्यता लेना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने अध्यक्ष पद को छोड़ के अपने भाई को अध्यक्ष बना दिया। तो इसका मतलब किस पार्टी में और कोई है नहीं, भाई को अध्यक्ष बना दिया और अपने सदस्यता भाजपा का ले लिया, एमएलसी बन गए। आज डॉक्टर संजय को भी कहा गया था कि एमएलसी बनना था, आप क्यों नहीं विलय कर लेते हो? तो मैंने कहा कि भाई विलय करने मतलब हमारा समाज विला जाएगा, विलाने का मतलब गायब हो जाएगा। ये समाज हम ये जय निषाद राज का एक पहचान है। हम आपके साथ आजीवन रहेंगे, मित्रता जिस तरीके से भगवान राम निषाद राज का। मैं अपने कोटे से एमएलसी हूँ, आज अपने कोटे से मैं मंत्री हूँ, अपने कोटे से विधायक हूँ, अपने कोटे से एक एमपी जो है लोकसभा में, अपने कोटे से हम राज्यसभा। तो राजनीति को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा काउंटर नीति बंद करिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में कि वो वोट क्या है, वोट नहीं तो आरक्षण नहीं, तो आरक्षण देगा कौन? कांग्रेस दे नहीं, सपा के पास ताकत नहीं केंद्र में, भाई बसपा के आना ही खत्म हो गई है, लालू खत्म, केंद्र में आना नहीं है,
भाई कांग्रेस का देना होता 70 साल होती, गोली नहीं चलवाती, फाइल नहीं गायब कराती। आरक्षण की फाइल पूरे देश की मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा रखा, आरटीआई मांगा, मुकदमा लिखा रखा शैलजा के खिलाफ है। तो आज के दिन में तय हुआ था कि हम बिहार देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश देखो। उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश के अलावा देश में और निषाद नहीं है। ये आपस में लड़ाने की नीत है, लेकिन वो हमारे भाई हैं, लड़ेंगे नहीं, जगा रहे हैं। और जय निषाद राज बोल रहे हैं, वो आएंगे हमारे साथ और जाएंगे कहाँ निषाद। सपा कहीं न कहीं हाथी साइकिल पंजा के खाते से बाहर आ रहे हैं। तो अब जय निषाद राज छोड़ के क्या बोलेगा कोई? जय भीम तो बोलेगा नहीं। आप कह रहे थे जयंत चौधरी भी आ जाएंगे। निश्चित देखिएगा, जब देखिए आज के दिन में हमारा मुद्दा हल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसानों का दिल होता मिल, और किसानों के बेस वोट पर आज उनकी पार्टी खड़ी है। मतलब पंडित जब उनके चौधरी चरण सिंह थे तब से आज के दिन में। तो मैं कह रहा हूँ किसानों की जितनी समस्या है, किसानों के खाते में सम्मान निधि है, नहीं, वो तो तैयार नहीं, आप बयान दे दे के ऐसा लग रहा है उनका मन बना रहे हैं। कृषि नीति ला रहे हैं। हाँ। मिल पहले बिक रही थी, सपा थी बसपा थी, हम मिल चला रहे हैं। हाँ, किसानों का पहले गन्ना मांगने जाते थे, यही सपा बसपा कांग्रेस बसपा ने गोली चलवाती थी, डंडे मरवाती थी, तमाम जगह पुतले लगे हैं किसानों के। हमारी सरकार ने तो गन्ना मूल्य भुगतान किया है। तो आज किसानों के लिए साथ हमारी सरकार के प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ हमारी सरकार के, तो किसानों की समस्या को हम समाधान कर रहे हैं। ठीक, तो नेता जाएगा कहाँ, यहाँ आएगा और कहाँ जाएगा, आज नहीं कल देखिए। आप हमारे साथ आए, बातचीत की बड़ी बेबाकी से। बीजेपी के पास राम है और निषाद जी के पास निषाद राज हैं। देखते हैं 2024 में कहाँ कहाँ किसका राज है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।